नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के एक और अगले टॉपिक, जिसका टाइटल है भारत परिषद अधिनियम 1861। इससे पहले आपने देखा भारत शासन अधिनियम 1858, जिसके अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल का नया नाम चेंज कर दिया गया था, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एक नया पद नाम दिया गया था। इसके अलावा भारत सचिव नाम का एक नया पद जनरेट किया गया था। ये सब चीज़ें आपने देखी, आशा करता हूँ वो सब आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस समय हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत भारत में संवैधानिक विकास के क्रम में कौन कौन से अधिनियम आए हैं। तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत ये दूसरा अधिनियम है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861। याद रखिएगा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव किस अधिनियम के द्वारा डाली गई। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली गई किसके द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। देखिए कैसे आज की डेट में आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन है? राष्ट्रपति। और स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल या राष्ट्रपति को केंद्र सरकार में और राज्यपाल को राज्य सरकार में शासन के कार्यों में सहायता करने के लिए मंत्रियों की एक टीम होती है, उसे मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्रिपरिषद कहते हैं। और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया केंद्र में प्रधानमंत्री कहलाता है और राज्य में मुख्यमंत्री कहलाता है। तो ये सब चीज़ आप समझते हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मुख्य व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। अगर यूँ कहें कि केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति शासन करता है, लेकिन क्या राष्ट्रपति सारे डिपार्टमेंट खुद हैंडल कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए सभी डिपार्टमेंट्स को अलग अलग विभाग बनाकर उनके मंत्री अलग बना दिए जाते हैं कि हर एक मंत्री अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार होगा। इसी को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहते हैं। यह मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भारत में सबसे पहले कब प्रकाश में आई? 1861 के भारत शासन अधिनियम में। गवर्नर जनरल ने क्या किया कि अपने अंडर में जितने भी लोग थे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए। इसी को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल की जगह पदनाम क्या हो गया है? वॉइसरॉय हो गया है। तो वॉइसरॉय ने क्या किया था कि वॉइसरॉय की जो परिषद थी उस परिषद के मेंबर्स को उसने क्या किया? अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए। इसी को हम क्या कहते हैं? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहते हैं या समविभागीय व्यवस्था भी कहते हैं। इसे कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। आप देखते होंगे कि प्रत्येक मंत्री का पोर्टफोलियो हम जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वह मंत्री किस विभाग का हेड है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम या समविभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा शुरू की। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। यानी कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा हुई। इससे पहले गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय ही सभी विभागों खुद ही देखा करते थे, लेकिन अब इस अधिनियम के द्वारा उन्होंने क्या किया? डिपार्टमेंट को अलग अलग मंत्री को असाइन कर दिया। पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस अधिनियम को सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता कहा जाता है। सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता, देखिएगा ये एक नेगेटिव सेंस में आता है। उदार निरंकुशता, चूँकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी, उसके समाप्त होने के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। अब देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करने के पीछे अंग्रेज़ों की चाल क्या थी। मान के चलिए कि एक कंपनी है, वहाँ एक मैनेजर रहता है और मैनेजर, मान लीजिए आप उस कंपनी के मालिक हैं और आपने उस कंपनी का पूरा चार्ज उस मैनेजर को दे दिया है कि इस कंपनी को आप चलाओ, जैसे मैं कहता जाऊँ आप करते जाओ। अब वो मैनेजर थोड़ा क्रूर है, वहाँ के कर्मचारी धीरे धीरे मैनेजर के खिलाफ हो जाते हैं। अब वो कर्मचारी उस मैनेजर के खिलाफ एक विद्रोह कर देते हैं। फिर आप वहाँ जाकर विद्रोह को शांत करते हैं और आप एक घोषणा कर देते हैं कि आज के बाद ये मैनेजर यहाँ नहीं रहेगा, इसको मैं हटा देता हूँ। तो लोगों को क्या लगेगा? अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अगर आप डीप में जाकर देखेंगे, वो मैनेजर वही काम तो कर रहा था जो मालिक कह रहे थे, या आप कह रहे थे वही तो काम मैनेजर कर रहा था ना। अब आपने मैनेजर को हटा दिया
और आपने एक नया बंदा बैठा दिया, तो इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज तो आया नहीं। पहले भी आपके डायरेक्शन के थ्रू वो पुराना मैनेजर काम कर रहा था, नया वाला भी आपके हिसाब से काम करेगा। लेकिन अब आप थोड़े चौकन्ने हो जाएंगे कि पहले वाले मैनेजर के क्रियाकलापों को थोड़ा सा मुझे इस बार चेंज करना, जिससे कि जनता ना भड़के। तो यही किया गया कि 1858 से लेके आगे तक के जितने अधिनियम आए उसमें अंग्रेजों ने यह दिखाने की कोशिश की कि हम भारत के लोगों का भला चाहते हैं और सरकार चलाने में भारत के लोगों को शामिल करेंगे, जिससे आगे कोई क्रांति या कोई विद्रोह ना भड़के। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता। अंग्रेज निरंकुश थे, वो यहाँ से बहुत सारा धन लूट के ले जा रहे थे, यानी कि व्यापार की नीतियों के माध्यम से भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अब जो आगे के अधिनियम आए हैं 1858 और उसके बाद के, उससे उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हम अब भारतीयों के लिए काफ़ी उदार हो गए हैं। इसीलिए इस अधिनियम को उदार निरंकुशता की संज्ञा दी जाती है। इसमें एक काम और किया गया कि इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया। इससे पहले क्या हो रहा था, कानून जो बनता था इंग्लैंड से बन के आता था और इंडिया में आके वो अप्लाई हो जाता था, या कुछ कानून गवर्नर जनरल या वायसरॉय अपने स्तर पर बना लिया करते थे और उनको लागू कर दिया करते थे। अब तक कानून बनाने की, कानून या विधि बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों का कोई भी रोल नहीं था, भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा पहली बार ये प्रयास किया गया कि कानून बनाने की प्रक्रिया में कुछ भारतीयों को भी शामिल किया जाए, जिससे कि भारत के लोगों को लगे कि यह सरकार हमारे लोगों के द्वारा बताए गए सुझावों को भी मानती है और कानून बनाने की प्रक्रिया में उन सुझावों का पालन करती है। तो इसके द्वारा पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट आपने देखी कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई इस एक्ट के द्वारा, सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता कहा जाता है इसको, और इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार विधि बनाने की प्रक्रिया में भागीदार किसे बनाने का, भारतीयों को भागीदार बनाने का प्रयास किया गया। कैसे किया गया कि जो वायसरॉय की जो परिषद थी, वायसरॉय की जो परिषद थी, उस परिषद में मेंबर कितने हो गए हैं, 12 हो गए थे ना। हमने पहले बात की थी, टोटल 12 मेंबर हो चुके हैं इसमें। और 12 मेंबर में आपने देखा था कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, इसके अलावा कलकत्ता के बंगाल के मुख्य न्यायाधीश थे, आगरा बंगाल बिहार आगरा बंगाल कलकत्ता मद्रास से एक बंदा था। तो ऐसे करके 6 लोगों को ऐड करके टोटल 12 मेंबर हो गए थे। लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये सारे 12 मेंबर कैसे थे, ये कि सारे के सारे अब तक अंग्रेज थे। वायसरॉय या गवर्नर जनरल कहें, पुराने टाइम में 1853 के एक्ट में आपने देखा था कि परिषद में टोटल 12 मेंबर हमने कर लिए थे। लेकिन अब इन 12 के अलावा कुछ इंडियंस को भी इस परिषद में शामिल किया जा रहा है ताकि कानून बनाते समय उनकी भी राय ली जा सके। तो इसके द्वारा जब भारतीयों को विधि बनाने की प्रक्रिया में भागीदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वायसरॉय ने क्या किया है, कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में, यानी कि अपनी परिषद का क्या किया है, विस्तार में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। अब तक गवर्नर जनरल या वायसरॉय की परिषद में सारे मेंबर कैसे थे, सरकारी, यानी कि सारे अंग्रेज थे। लेकिन अब उस परिषद का विस्तार किया गया, इसलिए कहा गया विस्तारित परिषद, और कुछ गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित करने के लिए अलाउ कर दिया कि आप वायसरॉय क्या कर सकता है कि कुछ गैर सरकारी मेंबर्स को अपनी परिषद में शामिल कर सकता है। तो इस आधार पर 1862 में वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग 1858 में वायसरॉय बन गए थे, उससे पहले गवर्नर जनरल थे। तो 1862 में इस अधिनियम ने वायसरॉय को छूट दे दी कि आप अपनी परिषद में कुछ नॉन गवर्नमेंटल कैंडिडेट्स को एंट्री करा सकते हो, गैर सरकारी सदस्यों को शामिल कर सकते हो। तो सीधा विशेषता कुछ भारत के लोगों को शामिल कर लो, कानून बना दो, तो लोगों को लगेगा कि ये कानून जो बना है इसमें हमारे भारत के लोगों का भी हाथ है, तो हो सकने वाला विद्रोह नहीं होगा। तो इसी आधार पर 1862 में वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव, ये आपके बम्बई के थे, बम्बई प्रेसिडेंसी के थे, तो बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को तथा सर दिनकर राव को अपनी परिषद में शामिल किया। यानी कि उदार निरंकुशता के तहत कुछ भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना था, और उसी आधार पर लॉर्ड कैनिंग ने अपनी परिषद में इन 3 सदस्यों को जो गैर सरकारी थे शामिल कर लिया, ताकि कानून बनाते समय इनकी राय ली जा सके और इंडियंस के मन में ये एक विचार आ सके कि ये जो कानून अंग्रेजों ने बनाया है ये भारतीयों से राय मशवरा लेके बनाया है और विद्रोह की संभावना कम से कम हो जाए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि 1833 में एक काम हुआ था। 1833 का नियम अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाके आप देख लें प्ले लिस्ट में,
कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के कानून संबंधी अधिकार छीन लिए गए थे। 1833 के चार्टर एक्ट ने, जो तीसरा चार्टर एक्ट था, उसने क्या किया था कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी अब कानून नहीं बनाएंगे, उनका कानून बंगाल में बनेगा। यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के विधायी अधिकार समाप्त करके किसके अधीन कर दिए गए थे? बंगाल के अधीन। लेकिन अब दोबारा से वो वापस कर दिए गए कि इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियों का मतलब क्या है कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी छोटे मोटे कानून अपने आप बना सकती हैं, देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। यानी कि पहले क्या कर दिया था? केंद्रीकरण, कि पूरे देश के लिए जहाँ जहाँ ब्रिटेन का कब्जा है वहाँ कानून केवल बंगाल में बनेगा, सभी जगह कानून बंगाल में बनेगा। ये कर दिया गया था 1833 के एक्ट द्वारा। लेकिन अब दोबारा से क्या कर दिया कि मद्रास वाले और बम्बई वाले छोटे मोटे विषयों पर अपने कानून खुद बना सकते हैं। तो इससे पहले क्या किया गया था? 1833 में बम्बई और मद्रास की विधायी शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। ये वाली बात आप 33 वाले एक्ट में देख चुके हैं, 1833 वाले चार्टर एक्ट में देख चुके हैं। अगला पॉइंट करेंगे, वायसराय को बगैर परिषद की संस्तुति पर आपातकाल के दौरान अध्यादेश। देखिएगा, आपने देखा होगा आज भी राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लागू कराता है, जो 6 महीने तक वैलिड रहता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी अधिनियम से प्राप्त है। हमारे राष्ट्रपति को आज की डेट में किसी भी अध्यादेश को लागू करने की शक्ति प्राप्त है। इसकी चर्चा हम राष्ट्रपति की शक्तियों में करेंगे। और यह शक्ति पहली बार वायसराय को दी गई कि वायसराय को बगैर परिषद की संस्तुति पर आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जो केवल 6 महीने तक वैध था। आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने की यह शक्ति राष्ट्रपति की आज भी है। हालांकि कुछ चेंजेस हैं, बात करेंगे आज की डेट में क्या क्या शक्तियां हैं। लेकिन यहाँ पहली बार वायसराय को यह शक्ति दी गई कि देश में अगर इमरजेंसी है, हालात आपातकाल के हैं, तो अपनी परिषद की सिफारिश के बगैर, संस्तुति का मतलब है रिकमेंडेशन या सिफारिश के बगैर वह कोई कानून अध्यादेश लागू कर सकता है। लेकिन कै महीने तक के लिए? 6 महीने तक के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में संविभागीय प्रणाली की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग ने भारत में संविभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायसराय अलग अलग डिपार्टमेंट अपने परिषद के मेंबर को दे दिया करता था कि आप इस डिपार्टमेंट को संभालें और मुझे रिपोर्ट करें। तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग दे दिए। देखा होगा आज भी क्या होता है, राष्ट्रपति अलग अलग लोगों को मंत्री बनाता है, बाद में डिपार्टमेंट मिल जाते हैं। तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग दे दिए और इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, याद रखिएगा। पहला पॉइंट कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी 1861 के अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम को उदार निरंकुशता की संज्ञा दी जाती है। कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारत के लोगों को शामिल किया गया। वायसराय ने अपनी परिषद में 3 इंडियंस को शामिल किया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को। इसके अलावा अधिनियम ने क्या किया कि बंगाल के पास सारे अधिकार थे कानून बनाने के। 1833 में जो कानून मिल गए थे कि बंगाल मद्रास के लिए भी कानून बनाएगा और बम्बई के लिए भी। लेकिन 1861 के एक्ट ने क्या किया, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के विधायिका संबंधी अधिकार वापस कर दिए। वायसराय को 6 महीने तक वैध रहने वाले अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। यहाँ पे संविभागीय प्रणाली शुरू कर दी किसने? कैनिंग ने। और अपनी परिषद के अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, याद रखिएगा। किसी भी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे आप लोअर पीसीएस दें चाहे पीसीएस दें, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशा करता हूँ भारत परिषद अधिनियम 1861 आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।